बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ़ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर, उसमें हम 3 चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आपने एंड तक देखना है और इसकी अगर आपको समझ आ गई तो आर्टिकल नंबर 18 से लेकर 18 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 तक आपका जो कानून शहादत ऑर्डर है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। उसमें पहली चीज़ है फैक्ट, फैक्ट क्या होता है, दूसरी है जी रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है और तीसरी है फैक्ट इन इशू क्या होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं फैक्ट की तरफ। कोई भी जब डिस्प्यूट होता है या तो वो क्रिमिनल नेचर का होता है या वो सिविल नेचर का होता है, दोनों में ही हमें एविडेंस रिक्वायर होती है। एविडेंस से हम प्रूव करते हैं। तो एविडेंस जो है वो हमेशा 2 तरह की दी जाती है। एक रेलिवेंट फैक्ट पे एविडेंस दी जाती है और एक फैक्ट इन इशू पे एविडेंस दी जाती है। ये बात आपने ज़हन नशीन करनी है। उसके बाद आ जाए फैक्ट पे। फैक्ट की डेफिनेशन में वो कहता है फैक्ट इंक्लूड्स। अब यहाँ पे इंक्लूड्स आ गया है तो ये डेफिनेशन जो है वो नॉन एग्जॉस्टिव है, यानी कि इसमें और भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। फैक्ट जी 2 तरह के होते हैं, फिजिकल फैक्ट्स और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। फिजिकल फैक्ट्स में वो कहता है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। इनको हम क्या बोलते हैं जी, फिजिकल फैक्ट्स। यानी कि एनीथिंग, कोई भी चीज़, ये पेंसिल, मेज, कुर्सी, ये पंखा, ये अलमारी, ये सब कुछ एनीथिंग में आता है। स्टेट ऑफ थिंग, चीज़ों की हालत, यानी कि इस पेन की क्या हालत है कि ये बंद है, ठीक है जी। ऊपर पंखे की क्या हालत है कि वो रुका हुआ है। अगर चलेगा तो वो चला हुआ पंखा, उसकी हालत जो है वो ये होगी कि वो चला हुआ है, और अगर रुका हुआ है तो उसकी हालत ये है, स्टेट ये है कि वो रुका हुआ है। जैसे कि क्राइम सीन पर चाकू नीचे पड़ा हुआ था, ब्लड जो है वो चल रहा था, ठीक है जी, और फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो उस चाकू पर उस बंदे के थे, ये हालत थी। तो एनीथिंग, कोई भी चीज़, स्टेट ऑफ थिंग, किसी भी चीज़ की हालत, रिलेशन ऑफ थिंग, किसी भी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ ताल्लुक। यानी कि देखें, एक आप समझे कि अगर एक बंदा जो है वो उसने पीछे बॉक्स पहना हुआ है, ठीक है जी, और रेड कलर की उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो हम क्या कहेंगे कि ये बंदा जो है ये फूड पांडा की तरफ से है। अच्छा जी, अगर किसी बंदे ने काला कोट पहना हुआ है, नीचे काली पैंट पहनी हुई है, ऊपर वाइट शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक कलर की टाई लगाई हुई है, तो हम कहेंगे कि भाई ये बंदा वकील है, ये एडवोकेट है, क्योंकि चीज़ों का जो रिलेशन है ना वो इसी तरह हम समझेंगे। वो कहते हैं एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, जिनको हम अपने हमासे खमसा से क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, उसे बोलते हैं फिजिकल फैक्ट्स या उसे फैक्ट बोलते हैं, ठीक है जी। तो सेंसेस कौन कौन सी हैं? टेस्ट करना, यानी कि हम चखते हैं कि नींबू जो है वो कड़वा है, जाहिर बात है हमें पता लग जाता है ये कड़वा है। शहद जो है उसको चखते हैं तो वो मीठा लगता है, ठीक है। उसके बाद किसी चीज़ की स्मेल करना, ये भी एक सेंस है, ठीक है जी। किसी ने अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ हो तो मुझे पता चल जाता है कि भाई बंदे ने जो है ना परफ्यूम अच्छा लगाया हुआ है, क्योंकि मैं स्मेल कर सकता हूँ। कोई बात हेयर की जाए, किसी चीज़ को देखा जाए, यानी कि मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने किताबें पड़ी हुई हैं, ठीक है जी, ये मैं परसीव कर रहा हूँ अपने सेंसेस के ज़रिए। किसी चीज़ को टच करना, मैं पेपर को टच कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है जी, ये हमारी सेंसेस हैं। इनसे जो है कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, उनको हम फिजिकल फैक्ट कहते हैं। इसी तरह दूसरे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन बाय विच पर्सन इज कॉन्शियस। कोई भी मेंटल कंडीशन किसी भी बंदे की जिससे वो बंदा कॉन्शियस हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। जैसे कि लव को अब हम 5 सेंसेस से तो नहीं देख सकते, ना उसकी स्मेल होती है, ना उसे हम टेस्ट कर सकते हैं, ना उसे हम टच कर सकते हैं। इसी तरह अगर हेट है तो ये भी मेंटली जो है मेंटल कंडीशन है, ठीक है जी। इल विल जो है ये मेंटल कंडीशन है। इंटेंशन किसी भी बंदे की, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं।
तो आगे आ जाएं जी रेलिवेंट फैक्ट्स पर। रेलिवेंट फैक्ट कौन से होते हैं? वो कहता है वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर। एक फैक्ट जो है उसको बोला जाएगा कि ये रेलिवेंट है दूसरे के साथ जब व्हेन वन इज कनेक्टेड विद द अदर, जब एक फैक्ट दूसरे के साथ इस तरह कनेक्ट होगा, इन एनी वे इस तरह कनेक्ट होगा, रेफर्ड इन प्रीवियस रिलेटिंग टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में एक फैक्ट जब दूसरे फैक्ट के साथ इस तरह कनेक्ट होगा तो उसे हम बोलेंगे कि ये रेलिवेंट फैक्ट है। अब रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट जो है वो आर्टिकल नंबर 18 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 तक है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 18 से लेकर आर्टिकल नंबर 29 तक, फैक्ट्स लॉजिकली कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू। इन 10-11 सेक्शंस में 10-12 सेक्शंस में वो हमें बताता है कि फैक्ट्स जो हैं वो लॉजिकली कनेक्टेड हैं किस चीज़ के साथ? फैक्ट इन इशू के साथ, तो वो भी रेलिवेंट फैक्ट होंगे। इसी तरह आर्टिकल नंबर 30 से लेकर आर्टिकल नंबर 45 तक हम देखते हैं कि एडमिशन और कन्फेशन, एडमिशन क्या होती है, कन्फेशन क्या होती है, तो ये भी रेलिवेंट फैक्ट है। इसी तरह आर्टिकल नंबर 46 से लेकर 47 तक डाइंग डिक्लेरेशन जिसे हम कहते हैं, स्टेटमेंट बाय नॉन विटनेस, तो ये भी रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। इसी तरह आर्टिकल नंबर 48 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक स्टेटमेंट्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो इनको भी हम रेलिवेंट फैक्ट्स कहते हैं। तो इसी तरह आर्टिकल नंबर 54 से लेकर 58 तक जजमेंट इन अदर केसेस, तो ये भी रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं। और 59 से लेकर 65 तक ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन यानी कि एक्सपर्ट ओपिनियन, ये भी रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं। और एविडेंस एज टू करेक्टर, किसी के करेक्टर पे एविडेंस देना, ये भी क्या होते हैं? रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं। यानी कि पूरी QSO में, पूरे कानून शहादत में इनके अलावा और कोई भी रेलिवेंट फैक्ट्स नहीं होते। तो आ जाएं जी उसके बाद फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या होता है जी? फैक्ट इन इशू बेयर एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है वो कहता है कि फैक्ट इन इशू इंक्लूड्स, यानी कि नॉन एग्जॉस्टिव है ये भी डेफिनेशन, इसके नॉन एग्जॉस्टिव जो भी होती है उसमें यानी कि और चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं, नामुकम्मल है। वो कहता है एनी फैक्ट फ्रॉम विच, एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट जिससे क्या होता है, एनी फैक्ट फ्रॉम विच एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट, किस चीज़ की? किसी भी ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी। जब किसी भी राइट, डिसेबिलिटी और लाइबिलिटी की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट एक पार्टी असर्ट करे और दूसरी पार्टी डिनाई करे, तो उसे हम बोलते हैं कि ये फैक्ट इन इशू है। जैसे उसने डेफिनेशन जो दी है बेयर एक्ट में, वो कहते हैं एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ, अपने आप से, और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, या दूसरे फैक्ट से कनेक्ट होकर किसी भी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, इसकी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट अगर प्रूव, असर्ट या डिनाई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? फैक्ट इन इशू बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ए जो है एक घर का ऑनर है, एक हाउस का ऑनर है। बी जो है, बी कहता है कि मैं ए के राइट को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं ए के राइट को डिनाई करता हूं, क्योंकि पिछले 10 साल से इसकी पोजेशन जो है वो मेरे पास है। ठीक है जी। इसी तरह अगर सी जो है, सी कहता है कि आपने, ए ने मुझसे डेट लिया था, ठीक है ना, और अब वो अगर डेट नहीं चुकाएगा तो ये घर मेरा हो जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, इसके लिए अब ए लाइबल है या नहीं है, ये क्वेश्चन पैदा होता है। ठीक है जी। तो ये मैं दोबारा आपको समझा देता हूं कि किसी भी राइट, लाइबिलिटी, किसी भी फैक्ट के राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी को अगर वो एग्जिस्ट करती है, नॉन एग्जिस्ट करती है, उसकी नेचर और उसकी एक्सटेंट, ये 4 चीजें अगर कोई भी एक पार्टी असर्ट करे और दूसरी डिनाई करे, यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के अपोजिट हो, या एक पार्टी डिनाई करे दूसरी असर्ट करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस तरह के फैक्ट को हम फैक्ट इन इशू बोलते हैं। फैक्ट इन इशू प्लस रेलिवेंट फैक्ट को हम प्रूफ भी बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।